ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित आपके सवाल लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। हमारे बीच प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अनुपमा दुबे तिवारी आपके सवालों के जवाब लेकर आई हैं। स्वागत है अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी। और मैं अपने सभी श्रोताओं का भी सादर अभिनंदन करती हूँ। जी, हमारे ग्रुप के बहुत सारे दर्शक आत्मकारक ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं। हिमांशु अग्रवाल जी, प्रतीक शर्मा जी, रानी धमेले जी और भी सदस्यों ने इस विषय में उत्सुकता देखी गई है। हिमांशु जी ने तो बाकायदा एक पोस्ट ही डाल दी थी आत्मकारक ग्रह पर। हाँ जी, ये विषय ही ऐसा है, बहुत अच्छा विषय है। तो मैं बताना चाहूंगी कि कारक का अर्थ होता है किसी कार्य के पीछे की वजह। दैट मीन्स वन हु काजेस। हमारी कुंडली में जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है उस ग्रह को हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं। अर्थात जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्म है वही हमारा आत्मकारक ग्रह है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं और ये कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारी आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करते हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। अब इसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और राहु में से कोई भी ग्रह हमारा आत्मकारक ग्रह हो सकता है, लेकिन केतु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं। और चूंकि राहु वक्री चलते हैं इसलिए उनकी डिग्री को 30 डिग्री से घटा करके हम देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि राहु की डिग्री 25 है तो उसको हम लोग 30 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा। 30 में से 25 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो राहु एक्चुअली 5 डिग्री के हैं। और आत्मकारक या अमात्य कारक जो भी ये होते हैं ये सारे चर कारक होते हैं। चर कारक का मतलब है कि एक किसी अलग अलग व्यक्ति की कुंडली में ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सूर्य होता है पिता का कारक, चंद्र होता है माता का कारक। ये सबकी कुंडली में एक समान होंगे। सबकी कुंडली में सूर्य पिता का कारक होगा, चंद्र माता का कारक होगा, तो इन्हें स्थिर कारक बोलते हैं। लेकिन आत्मकारक इसको चर कारक बोलते हैं। आत्मकारक ग्रह की दशा आने पर ये आपको झकझोर के रख देती है क्योंकि ये आपको सही राह पर ले जाना चाहती है। सभी के जीवन में आत्मकारक ग्रह की दशा नहीं आती है, तो फिर इसका प्रभाव हम कैसे जानेंगे? इसका प्रभाव हम लोग इसकी अंतरदशा में भी जान सकते हैं। आत्मकारक ग्रह का 6वें, 8वें और 12वें बैठना भी सही नहीं माना जाता है। और इसका आत्मकारक ग्रह का राजयोग के निर्धारण में और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी अहम भूमिका होती है। नवांश कुंडली में यदि आत्मकारक ग्रह से 12वें स्थान पर केतु बैठा हो, केतु को हम लोग मोक्ष का कारक मानते हैं, जी, तो अगर 12वें आत्मकारक से 12वें केतु बैठा हो तो उस जातक को हम कह सकते हैं कि मोक्ष मिल सकता है। जी, आपने बहुत ही सहज ढंग से आत्मकारक ग्रह के बारे में बताया। आपकी सरल भाषा, स्पष्ट शब्दावली के कारण बहुत से दर्शक आपसे बहुत प्रभावित हैं। मेरे पास फोन आते रहते हैं। आपकी जब तारीफ होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है। बहुत धन्यवाद उन सभी का और आपका भी। ये सब आपके ही प्रयास से सफल हो पाया है मनीषा जी। जी, अगला सवाल प्रतीक शर्मा जी का है। ये बाधकेश ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं। किन किन लग्नों में ग्रह बाधक की भूमिका में कहे जाते हैं? जी, देखिए चर, स्थिर और द्विस्वभाव लग्न के लिए क्रमशः 11वां भाव, 9वां भाव और 7वां भाव बाधक स्थान कहलाता है। जी, और इसके स्वामी बाधकेश कहलाते हैं। बाधक का अर्थ ही हुआ बाधा पहुंचाने वाला। तो चर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न के लिए 11वां भाव बाधक है और इसमें बैठे ग्रह भी बाधक की भूमिका निभाते हैं। वैसे ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न के लिए 9वां भाव बाधक कहलाता है। तो नवमेश और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह भी बाधा पहुंचाएंगे। इसी तरह द्विस्वभाव लग्न जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न के लिए भी
सातवां भाव बाधक होता है और इसमें बैठे ग्रह या सप्तमेश बाधक का काम करते हैं। बाधक की दशा या बाधक स्थान में बैठे ग्रह की दशा आने पर जातक के जीवन में कुछ बाधाएं आती हैं। अब ये बाधाएं क्यों आती हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, न किसी को मालूम है। एक और खास बात यह है कि बाधक स्थान या बाधक हम लोग किसी भी भाव से देख सकते हैं। जैसे नवम भाव का बाधक कौन हुआ, दशम भाव का बाधक कौन हुआ। उदाहरण के लिए अगर दशम भाव में चर राशि है, मेष राशि है, तो उसके लिए आठवां भाव अष्टमेश या अष्टम भाव में बैठे ग्रह उसके कार्य क्षेत्र के लिए बाधक हो सकते हैं। ठीक है। अनुपमा जी, एक पत्रिका आपके पास भेजी थी, ये हमारे ग्रुप की ही सदस्य हैं। ये स्वयं भी जॉब में हैं तथा इनके पति भी अधिकारी हैं, पर इनके जीवन में किसी तीसरे के आने से उथल पुथल मच गई है, जिससे इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। जी जी, देखिए इनके जो सप्तमेश हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं, अपने से द्वितीय स्थान में, और छठे स्थान में शनि बैठे हुए हैं। शनि और राहु की युति है, जो कि कैंसर कारक या दीर्घ रोग को देने के लिए जानी जाती है। ये युति, राहु और शनि की युति जी, ये कैंसर से भी पीड़ित हैं। अच्छा, वो दिख रहा है। और चंद्र और केतु की स्थिति ये है 12वें भाव में। अभी शनि की ही महादशा चल रही है। शनि में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि इनके लिए काफी कष्टकारी होगा। और शनि और राहु की दृष्टि चंद्र पे भी है, तो मानसिक रूप से भी ये बहुत परेशान होंगी। तो शनि में बुध का जब अंतर आएगा, बुध इनके भाग्येश हैं, तो शनि में बुध का अंतर आएगा तो इनके लिए अच्छा समय होगा। जी, इनके लिए उपाय बता दीजिए। जी, इनको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा जी, या अगर हो सके तो काली जी, जिनमें इनकी आस्था हो, उनकी उपासना करें। और पारिवारिक जीवन के लिए इनको शिव पार्वती जी की दोनों जन की साथ में उपासना करनी चाहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन इनका सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए शिव और पार्वती की एक साथ आराधना करें, मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, इस तरह से पूजा कर सकती हैं। जी, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। आपने तो कैंसर जैसी बीमारी पर भी विजय पा ली। आप बहुत मजबूत हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए और अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकालिए। आपने अपने जीवन का बहुत सारा वक्त दूसरों को दे दिया। अब आप अपने लिए जिएं। पक्षी कितनी देर आकाश में उड़ेगा, अंततः धरती पर आएगा ही। बहुत सही कहा कि पक्षी कितनी देर आकाश में उड़ेगा, जमीन पर आएगा ही। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, अगला सवाल आशा जी का है। इनके जीवन में मानसिक शांति नहीं है। जी, इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र वैसे तो भाग्येश होके और चतुर्थ स्थान पे बैठे हैं, स्थिति इनकी अच्छी है, परंतु अपने भाव से ये अष्टम होके बैठे हैं। और शुक्र में राहु का ही अंतर चल रहा है। शुक्र और राहु द्विद्वादश के संबंध में है, इसलिए इस समय इनको पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ रही होंगी। चंद्र केमद्रुम योग से भी पीड़ित हैं और केतु के साथ बैठे हैं, और राहु की दृष्टि भी है, तो इसलिए इनको मानसिक परेशानी भी होगी। इसके लिए इनको शिव जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार को कुछ सफेद वस्तुओं का दान करें। तो जैसे कि शुक्र अपने भाव से अष्टम बैठे हैं, इनको थोड़ा घर परिवार की सुख शांति के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा प्रयास करें, सब सफल हो जाएंगी। ठीक है आशा जी, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही कि जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। बहुत अच्छी बात कही। जी, इनकी पत्रिका में पंचम के स्वामी शनिदेव नवम भाव में तथा नवमें शुक्र चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में है। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है क्या? देखिए पंचम के स्वामी
नवम में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। जी और नवम के स्वामी केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये इसके लिए भी अच्छी स्थिति है, लेकिन इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग हम नहीं कहेंगे। जी। ठीक है ना, इसको नहीं कह सकते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो केंद्र त्रिकोण योग पर भी आप प्रकाश डालिए, जिससे हमारे दर्शक इस योग से परिचित हो सकें। जी जरूर। देखिए, किसी भी कुंडली में केंद्र को विष्णु स्थान कहते हैं। केंद्र भाव जो होता है 1, 4, 7, 10, ये भाव, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं। और जी त्रिकोण भाव जो हुए पंचम और नवम, इसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। जी तो जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का आपस में संबंध बनता है, तो इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। अब संबंध कैसे बनेगा? या तो दोनों, जैसे लग्न का लग्नेश जो कि केंद्र के भी स्वामी हुए, और पंचमेश, अगर इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, पंचमेश लग्न में बैठ जाए, लग्नेश पंचम में बैठ जाए, ये राशि परिवर्तन हो गया। या दोनों की आपस में दृष्टि संबंध हो, दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालें। और तीसरा हुआ कि दोनों एक साथ किसी भाव में बैठे हों। जी जब दोनों ही ग्रहों का आपस में संबंध होगा, तभी केंद्र त्रिकोण राजयोग माना जाएगा। ऐसा जातक को कहा जाता है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों लोगों की साथ में दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ऐसा जातक काफी समृद्ध और शक्तिशाली होता है। ठीक है, जी तो ये संबंध होना इसमें जरूरी है, इसलिए इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं, जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी। जी जी। आपने बहुत ज्ञानवर्धक जवाब दिए। ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ की समस्त टीम का भी सादर अभिनंदन। आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दर्शकों से भी आग्रह है कि अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद मनीषा जी, और ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ की पूरी टीम की तरफ से हम सभी अपने श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। धन्यवाद। जी।